एंड व्यूज विद गजल अशरफ अमान एंड शिराज अहमद शराजी। नाज़रीन, सबसे पहले वक्त बगैर किए अपनी टॉप स्टोरी की जानिब बढ़ेंगे और आपको बताएं पीटीआई हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत 25 जुलाई 2018 को होने वाले आम इंतखाबात के नतीजे में कायम हुई थी। बिल्कुल गजल, इमरान खान ने 18 अगस्त 2018 को वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे का खल्क़ उठाया था। आज के प्रोग्राम में भी हम जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 3 साला कारकर्दगी के हवाले से बात करेंगे। इमरान खान ने कल जो है कौम से खिताब भी किया। इमरान खान ने क्या क्या कहा उसके हवाले से भी बात करेंगे। कल अपने खिताब में खान साहब ने कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई सुबह उठे और पर्ची पकड़ कर लीडर बन जाए। मैं कायद-ए-आज़म को लीडर मानता हूँ। कायद-ए-आज़म ने बड़े मकसद के लिए जद्दोजहद की। जी हाँ, और उनका कहना था कि अपोजिशन पर तनकीद करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने और ये भी बातें की कि लोग मुल्क को दिवालिया कर गए। हमारे मुल्क का 20 अरब डॉलर का तिजारती खसारा था। चीन और यूएई मदद ना करते तो रुपए गिर जाता। जितना पैसा गिरा इससे महंगाई आई। उनका मजीद ये भी कहना था कि हमारे साथ नई टीम थी। ऐसा इशू नहीं था। जिससे भी कर्जा लेते हैं वो पूछता है कि कैसे वापस करोगे। कर्ज देने वाला शराइत लगाता है कि बिजली महंगी करनी पड़ेगी। इमरान खान ने कहा कि कोरोना आ गया और फिर पलवामा आ गया। अल्लाह ने हमें सुरखरू किया। माफिया ने फौज के खिलाफ तकरीरें भी की। बिल्कुल जी, और हर जो इंस्टीट्यूट होता है वो गलतियां करता है, फौज भी गलतियां करती है, सियासतदान भी गलतियां करते हैं। ये कहा कल इमरान खान ने खिताब में। और अगर गज़ल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के कुछ इकदाम हुकूमत ने किए हैं उस हवाले से बात करें तो हुकूमत ने नया पाकिस्तान, कामयाब नौजवान, एहसास, कफालत, पनागाह और इंसाफ सेहतकार जैसे मनसूबे शुरू किए। यकसा इंसाफी तालीम, फाटा का खैबर पख्तूनख्वा में इंजमाम, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट और करतारपुर अदाई जैसे मनसूबों से खूब दाद समेटी। मौसमी तब्दीलियों पर काबू पाने के लिए 10 बिलियन ट्री मनसूबे भी दुनिया में तवज्जो का मरकज रहा। मुल्क तारीख में बड़े पैमाने पर जो है शजरकारी का आगाज भी किया गया। हुकूमत के क़याम के 1.5 साल बाद ही दुनिया भर में कोरोना जैसी खतरनाक वबा फूट पड़ी। वज़ीर-ए-आज़म की स्मार्ट लॉकडाउन पॉलिसी से पाकिस्तान की मईशत नुकसान से बच गई। जी हाँ, बिल्कुल। और हुकूमत की कोशिशों से पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री को भी मुआशी पॉलिसियों से फरोग मिला। लोगों की वैक्सीनेशन में हुकूमत ने काबिल तारीफ इकदाम भी किए। तकरीबन 4.5 करोड़ अफराद को वैक्सीन भी लगा दी गई। बिल्कुल गजल, पीटीआई हुकूमत ने 3 साल में खारजी महाज पर भी कामयाबियां समेटी। मसले कश्मीर का हर आलमी फोरम पर प्रचार किया, इस्लामोफोबिया का मुकाबला किया और अफगान अमन अमल में मसलाती जो किरदार है वो अदा किया। बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की जायदादों पर कब्जा माफिया के खिलाफ ऑपरेशन किए। 90 लाख पाकिस्तानियों को वोट का हक देने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन सिस्टम के क्याम का जो है वो भी अमल में लाया। पाकिस्तान सिटीजन पोर्टल का क्याम भी अमल में लाया गया, जहां शहरियों की शिकायत की दादरसी हो रही है। जी हाँ, बिल्कुल। और इस हुकूमत में पेश आने वाले कुछ अहम वाकयात, वज़ीर-ए-आला पंजाब की तब्दीली की अफवाहें। इस दौरान वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार के खिलाफ शराब लाइसेंस स्कैंडल भी मंजर-ए-आम पर आया, जिस पर ताहल जो है नैब में कार्रवाई जारी है। वज़ीर-ए-आला उस्मान बुज़दार ने जनूबी पंजाब की अवाम को अहमियत देने इनके लिए जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के क़याम का ऐलान तो किया, ताहम बाद में इससे वापसी इख्तियार कर ली। बिल्कुल गजल, सितंबर 2020 में पंजाब हुकूमत ने एक नोटिफिकेशन के तहत जनूबी पंजाब की फालियत का ऐलान किया गया और रूल्स ऑफ बिजनेस में तरमीम भी की गई। ताहम 1 साल से भी कम अरसे बाद मार्च 2021 को एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसके तहत पंजाब के रूल्स ऑफ बिजनेस में जनूबी पंजाब के तरमीम के पुराने नोटिफिकेशन को वापस ले लिया गया। हाँ, बिल्कुल। बदअमवानी की खिलाफ मुहिम और एहतसाब तहरीक इंसाफ हुकूमत ने इक़्तिदार में आने के बाद करप्शन और नाकिस कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में बहुत से अहम अफसरान के तकर्रुर और तबादले किए गए ताकि महकमों की कारकर्दगी को बेहतर बनाया जा सके। अलबत्ता इन तमाम तबादलों के नताइज हौसला अफजा नहीं निकले, जिसके नतीजे में हुकूमत के गुज़िश्ता 3 सालों में समाजी इंसाफ और कड़े एहतसाब का नारा सिर्फ बातों तक ही महदूद दिखाई दिया। बिल्कुल गजल, इस दौरान अपोजिशन रहनुमाओं को एहतसाब के नाम पर गिरफ्तार तो किया गया, ताहम हुकूमती पंजों में मौजूद अरकान को एहतसाब से दूर रखा गया। पेट्रोलियम बहरान, गुज़िश्ता साल तेल की आलमी कीमतों में कमी की वजह से मुल्क सतह पर भी पेट्रोल की कीमत में कमी की गई। मार्च 2020 में 111 रुपए फी लीटर में फरोख्त होने वाले पेट्रोल की कीमत तकरीबन 75 रुपए फी लीटर जो है वो हो गई, जबकि हुकूमत ने 2 महीनों में इसकी कीमत में नुमाया कमी की। इस कमी की वजह से तेल की आलमी कीमतों में कमी को करार दिया गया, ताहम पेट्रोल सस्ता होने के बाद इसकी दस्तियाबी मुश्किल हो गई। पेट्रोलियम में बहरान के पेश नज़र हुकूमत ने गुज़िश्ता
गुज़िश्ता साल 26 जून को शदीद दबाव में आकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रातों रात 25 रुपये 58 पैसे तक का इजाफा किया तो फौरी तौर पर मुल्क भर में पेट्रोल की दस्तयाबी भी बहाल हो गई। बिल्कुल अद्वियात की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा। गुज़िश्ता साल सितंबर में वफाकी काबीना की जानिब से जिंदगी बचाने वाली 94 अद्वियात की कीमतों में 510% तक इजाफा किया। एक महीने बाद अक्टूबर में हुकूमत ने एक मरतबा फिर अद्वियात की कीमतों में 22 से 35% इजाफा करके मजमूई तौर पर 253 अद्वियात की कीमतें बढ़ाई। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान के मुताबिक अद्वियात की कीमतें इतनी बढ़ाई गई हैं कि लोगों तक पहुँच सके। पाकिस्तान स्टील मिल्स मुलाजमीन की बरतरफी। गुज़िश्ता साल नवंबर में पाकिस्तान स्टील मिल से 584 मुलाजमीन को बरतरफ किया गया। हुकूमत की जानिब से यकीन दहानी कराई गई है कि स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन को बकायाजात अदा किए जाएंगे। बिल्कुल 4544 बरतरफ मुलाजमीन को 10 अरब के वाजिबात अदा किए जाएंगे। ये ऐलान भी किया गया था जिसके तहत पाकिस्तान स्टील मिल के बरतरफ किए गए मुलाजमीन को फी कश 23 लाख रुपए अदा किए जाएंगे। PIA तैयारा हादसे की अगर बात की जाए तो PIA तैयारा हादसा और जाली पायलट स्कैंडल गुज़िश्ता साल 22 मई में कराची आने वाली कौमी एयरलाइन की परवाज ही के 303 जना इंटरनेशनल एयरपोर्ट के करीब आबादी पर गिरकर तबाह हुई जिससे 97 अफराद जहां बहक हुए। हादसे के बायस 21 घर भी तबाह हुए जबकि 45 मिलियन से ज्यादा का नुकसान हुआ। जी हाँ बिल्कुल। और हादसे के बाद हुकूमत की जानिब से इब्तदाई तहकीकाती रिपोर्ट जारी की गई जिसमें बताया गया कि PIA तैयारा हादसा इंसानी गलती करार दिया गया। तैयारा हादसा रिपोर्ट में तलहक्का इस वक्त आया जब वफाकी वजीर हवाबाजी गुलाम सरवर खान ने इस बात का इंकशाफ किया कि पाकिस्तान में 860 पायलट्स में से 262 पायलट्स की डिग्रियां जाली हैं। और जाली पायलट्स का मामला मंजर आम पर आने के बाद यूरोपीय यूनियन एयर सेफ्टी एजेंसी की जानिब से पाकिस्तान इंटरनेशनल एयर लाइंस के यूरोपियन ममालिक के लिए फिजाई ऑपरेशन की इजाजतनामे को 6 माह के लिए मुअत्तल कर दिया गया। बिल्कुल यूरोप के बाद अमेरिका के महकमा ट्रांसपोर्ट ने पाकिस्तान की कौमी फिजाई कंपनी PIA को अमेरिका तक खसूसी परवाज चलाने के हवाले से दिया जाने वाला खसूसी इजाजतनामा भी मनसूख कर दिया। इस फैसले के नतीजे में जहां PIA के मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लग गया वही इन सैकड़ों पायलट्स के रोजगार भी दाव पर लगे जिन्होंने पाकिस्तान से लाइसेंस हासिल कर रखे थे और PIA के अलावा दूसरी मुल्की और बैनुल-अक़वामी एयरलाइंस के लिए काम करते हैं। आटा और चीनी बहरान की अगर बात की जाए तो पाकिस्तान एक ज़रिए मुल्क होने के बावजूद अजनास की किल्लत के मसाइल से दो चार है। गुज़िश्ता सालों में जिन अजनास की किल्लत बहरान की शक्ल इख्तियार कर गई उनमें चीनी, गंदम और आटा सर-ए-फ़हरिस्त है। अवाम और मीडिया के शोर मचाने पर इन बहरानों की वजूहात जानने और जिम्मेदारान से निमटने के तहकीकात कराई गई। जी हाँ, जिसके बाद तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई और उसमें कहा गया कि बहरानों की वजह कीमतों में होने वाले इजाफे को ताहाल काबू नहीं किया जा सका, ना ही जिम्मेदारान की पकड़ मुमकिन हो सकी। कुछ ऐसा ही गुज़िश्ता साल हुआ जब 2020 का आगाज गंदम बहरान के साथ हुआ जिसके बाद चीनी की कीमतों को भी पर लग गए। सिविल सर्विसेज की इस्लाह तहरीक इंसाफ ने अपनी हुकूमत के क़याम के बाद सिविल सर्विसेज की इस्लाहात करने के लिए इक़दाम करने का ऐलान कर दिया। इस सिलसिले में हुकूमत ने 19 रुकनी टास्क फोर्स भी बनाई जिसने वफाकी और सूबाई ब्यूरोक्रेसी के नुमाइंदे, कानून के शोबा से भी अहम शख्सियात भी शामिल थी। सिविल सर्विसेज इस्लाहात के लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वज़ीर-ए-आज़म ऑफिस में इदारा जाती इस्लाहात सेल कायम किया। बिल्कुल। और डॉक्टर इशरत हुसैन को मुशीर बराए इदारा जाती इस्लाहात मुकर्रर किया। टास्क फोर्स ने सिविल सर्विस इस्लाहात से मुताल्लिक ब्लूप्रिंट हुकूमत के हवाले कर तो दिया लेकिन हुकूमत के 3 साल गुजर जाने के बावजूद मौजूदा सिविल सर्विसेज इस्लाहात को अभी तक कागज से बाहर निकाल कर अमली जामा नहीं पहनाया जा सका। हुकूमत की जानिब से इदारा जाती इस्लाहात में ताखीर होने पर इसे तनकीद का सामना भी करना पड़ा जिसके पेश नजर गुज़िश्ता माह 29 जुलाई को डॉक्टर इशरत हुसैन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया। हाँ, इसी तरह माजी में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के सरबराह माहिर टैक्स अमूर शबर जैदी और सरमायाकारी बोर्ड के लिए निजी शोबे से ताल्लुक रखने वाले हारून शरीफ भी मुख्तसर मुद्दत के लिए अपने ओहदों पर फाइज रहने के बाद अपने ओहदों से मुस्ताफी हो चुके हैं। बिल्कुल। जहांगीर तरीन पार्टी इख्तलाफात की अगर बात की जाए तो जहांगीर तरीन को तहरीक इंसाफ में इमरान खान के बाद सबसे ज्यादा ताकतवर और बाइख्तियार शख्सियत समझा जाता था। तहरीक इंसाफ की हुकूमत मरकज में कायम होने के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से ज़राअत, लाइव स्टॉक और खुराक के तमाम सेक्टर्स जहांगीर तरीन के सुपुर्द कर दिए गए थे। 2019 की शुगर स्कैंडल रिपोर्ट में जहांगीर तरीन का नाम सामने आने पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान और जहांगीर तरीन के दरमियान इख्तलाफात पैदा हुए। इन इख्तलाफात में शिद्दत उस वक्त आई जब FIA में जहांगीर तरीन और उनके अहल खाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुए।
वक्त गुजरते साथ साथ ही 11 अरकान कौमी असम्बली और 22 अरकान पंजाब असम्बली ने जहांगीर तरीन के साथ इजहार यकजहती करते हुए अपना अलग ग्रुप तश्कील दे दिया, जिसके बाद तरीन ग्रुप का नाम दिया गया। कराची की इस्लाह गुज़िश्ता साल कराची में होने वाली बारिशों से तबाही के बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने सितंबर 2020 में कराची का दौरा किया और 1100 अरब रुपए के पैकेज कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान का ऐलान किया, जिसके लिए वफाकी हुकूमत ने PSDP की मद में 98 अरब रुपए जबकि सरकारी और निजी शोबे के इश्तराक से 509 अरब रुपए जबकि सुप्रीम कोर्ट फंड्स में से 125 अरब रुपए शामिल किए गए थे। इस प्लान के तहत नालों, दरियाओं, सड़कों की तामीर, मास्टरजेनिक और प्रोजेक्ट्स और वाटर सप्लाई की सहूलियात फराहम करने का भी प्लान बनाया गया। बिल्कुल गजल। और पैकेज में कराची के ट्रांसपोर्ट, साइड वेस्ट, पानी और सीवरेज के मसाइल का हल समेत सर्कुलर रेलवे की बहाली के मंसूबे भी शामिल थे। इन सब कामों की मॉनिटरिंग के लिए सूबाई कोऑर्डिनेशन अमल दरामद कमेटी के क़याम का भी ऐलान किया गया, जिसमें वफाकी सूबाई हुकूमत और फौज शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के इस ऐलान करदा पैकेज को एक साल गुजर जाने के बाद भी कराची के हालात में कोई खासी तब्दीली जो है वो नजर नहीं आई। बिल्कुल। और कराची इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कमेटी की जानिब से ग्रीन लाइन मंसूबे को जून 2019 में मुकम्मल करने की डेडलाइन दी गई थी, जिसको गुजरे 2 साल से ज़ायद हो गए हैं। बिल्कुल गजल। और आगे भी कुछ मजीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के कारनामे हैं उस हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन अभी हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्जियाकार एडवोकेट हाईकोर्ट आगा साजिद शाह साहब ने, उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। साहब आप खैरियत से ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए ठीक है आप सर? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंट्रो में तो आपने सुना होगा हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत के इस्लाहात के हवाले से बात की, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? इन 3 सालों में क्या खोया, क्या पाया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बार बार बहुत दफा इस इशू पे, इन चीजों पर डिस्कशन हो चुकी है, बहुत सारी चीजें सामने आई हैं। आपने माशाल्लाह बड़ा डिटेल्ड इंट्रो दिया और डिस्कशन की। आपने समझता हूँ जरा सा एक डिस्कस करते थे हुकूमती पॉलिसीज के हवाले से कि पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई गई, लेकिन फौरी तौर पे आप फिर ये कह देते थे कि नहीं वो नाकाम हो गई, फिर ये पॉलिसी आई वो नाकाम। मैं समझता हूँ कि हुकूमती गलतियां, जैसे वो खुद कहते थे कि हम एक्सपीरियंस्ड नहीं है, हमें पता नहीं है, हम नीचे थे, हमें लगा बड़ा आसान काम है, तो हम ऊपर आए, तो कंटेनर से जब ऊपर गए तो फिर हमें पता चला कि ये तो बड़ा आसान काम, मुश्किल काम है। तो वो तो जरूर है। तो फर्स्ट टाइम हुकूमत करते हुए जो गलतियां इनसे हो रही हैं उसका खमियाजा यकीनन अवाम ने भुगतना है और भुगत रही है। पैसे खाए हैं, अगर किसी ने चोर बाजारी की है वो लोग बाहर बैठे, लेकिन इस गरीब अवाम का कसूर नहीं है। जिसने गलती की है, जिसने गुनाह किया है, सजा उसी को मिलनी चाहिए। ये सिर्फ नारे लगा रहे हैं, मुसलसल नारे लगा रहे हैं, करप्शन करप्शन, चोर चोर, तो भाई उनको पकड़ो, उनको लेकर आओ। कौन सा प्रेशर है आपके पास कि आपके ऊपर जो आप उनको नहीं ला सकते, उनसे रिकवर नहीं कर सकते? अगर नहीं कर सकते तो इस चोरी का नारा लगाना बंद करो, कुछ करके दिखाओ प्रैक्टिकली। यहाँ तक तो सारी बातें ठीक है, लेकिन उस गरीब आवाम की जेब से कुछ मत छीनो। महंगाई 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 जिस हद तक पहुंच गई है, लोग खुदकुशियां करने पर आ गई। और कल परसों के एक रफ अंदाजे के मुताबिक, एक सर्वे के मुताबिक, इमरान खान की बदौलत फिर पाकिस्तान पूरे एशिया में पहले नंबर पर आ गया है। लेकिन अफसोस के साथ महंगाई में पहले नंबर पर आ गया, सबसे ज्यादा महंगाई यहाँ पर हुई है। अब देखना ये है कि बहुत सारी चीजें हैं, अगर इसको हम पॉजिटिव एस्पेक्ट में देखें, एक फैक्टर अगर हम फिलहाल कुछ देर के लिए निकाल दें, महंगाई, यकीनन उसमें कोई दूसरी नहीं है, उसको कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि महंगाई का डायरेक्ट इफेक्ट गरीबों पर होता है, ऐसे लोगों पर जो 2 वक्त की रोटी की डिमांड कर रहे हैं इस वक्त, वो लोग इस वक्त मुतासिर होते हैं। उस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है। मसला ये है कि जो FBR के हवाले से पॉलिसीज बनाई गई हैं, जो शायद पहले उस तरह से स्ट्रांग नहीं थी, आपने देखा कि जो टैक्सेस रिकवर किए जा रहे हैं अमीरों की जेब से निकल रहे हैं, गरीब की वो आमदन नहीं है कि वो गरीब की जेब पे टैक्स लग रहा है। हाँ, टू दी सम एक्सटेंट वो जो टैक्स GST लग रहा है उसकी रेशो बढ़ाई गई है और वो महंगाई की तरफ चला गया सिलसिला, वहां तक तो मैं पहले इस पे बात कर चुका हूँ। बात ये, मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको इस हवाले से बताना चाहूंगा कि किसी घर का जब सरबराह समझदार होता है तो वो समझदारों वाले काम करता है और उसके जो आउटकम्स होते हैं वो फौरी नहीं होते। मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि एक शख्स के घर में गुर्बत है, मुश्किल है, टाइट, उसकी कमेटी निकलती है 5-10 लाख रुपए की, गरीब आदमी के घर में।
या उसको किसी जगह से बोनस मिलता है, कोई उसका जैक लगता है, जंप लगता है, उसको कहीं से पैसे आ जाते हैं। अब वो 5 लाख रुपए लेट्स सपोज को आए हैं, वो उसकी गाड़ी भी ले सकता है, वो उसके बच्चों को कपड़े भी ले सकता है, वो नारान कागान बच्चों को घुमाने भी लेके जा सकता है, और उसी प्रॉपर्टी को वो प्रॉपर को बिजनेस करके घर में वो बच्चों के ना जूते खरीदे, ना कपड़े खरीदे, ना किसी और जगह इस्तेमाल करे, या कोई प्रॉपर्टी छोटा सा प्लॉट खरीद सकता है। अगर प्लॉट खरीद लेता है तो फॉर द टाइम बीइंग उस घर में कोई तब्दीली नहीं आने वाली, 5 लाख रुपए गुम खत्म। लेकिन वही 5 लाख रुपए जब प्रॉपर्टी इंक्रीज होगी, साल 6 महीने के 2 साल के बाद वो 10 या 20 लाख होगा, तब उसका आउटकम सामने आएगा और तब उसके फवायद होंगे। तब वो बच्चे कहेंगे हमारे वालिद ने उस वक्त अच्छा डिसीजन लिया था, लेकिन एट दैट टाइम वो यही कहेंगे कि ये डिसीजन गलत था, हमारे पास पैसे भी आए लेकिन हमें उसका क्या फायदा हुआ। मकसद बात करने का ये है कि हमारे साथ प्रॉब्लम ये होती रही है आज से पहले टाइम में, चाहे वो मार्शल लॉ का दौर रहा है या जमहूरी हुकूमतों का दौर रहा है, कि हमें जब भी बाहर से लोन मिलना है तो हमने उसको इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाना है, या इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर लगाने के लिए नारे लगाने हैं, और उसके बाद अपने मामलात अलग कर लेने हैं, कमीशन अलग कर लेनी है। एक प्रोजेक्ट को 2-2, 3-3 लोगों को ठेका दिया जाता है, और वो ठेका देने का मकसद ही ये होता है कि डॉक्यूमेंट पे ठेका कुछ और होगा, प्रैक्टिकल कुछ और होगा, कॉन्ट्रैक्ट कुछ और होगा, अपनी कमीशन से रद्द कर ली जाएगी, फिर दूसरा ठेका होगा एंड सो ऑन। और वो अमाउंट जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए है, क्योंकि हुकूमत भी हम ही कर रहे हैं, हम ही जस्टिस है, हम ही मुंसिफ है, हम ही मुद्दई है, हमें ऑल इन ऑल है, तो किसने हमें रोकना है? चाहे वो मैं दोनों हुकूमतों की, मैं जब जमहूरी हुकूमतों की बात कर रहा हूँ, मार्शल की बात कर रहा हूँ, तो उस सूरत में वो अमाउंट्स चली जाती थी बाहर, तो वक्ती तौर पर वो बड़ी खुशहाली नजर आती थी कि लोगों की जेब में पैसे भी आ रहे हैं, या कारोबार भी नजर आ रहे हैं, या प्रोजेक्ट्स भी नजर आ रहे हैं, लेकिन वो अल्टीमेटली उसका नुकसान हमें हो रहा था। मैं हमेशा एक बात करता होता हूँ कि अगर अगर किस पाकिस्तान में खुशहाली आनी है, कोई खुमैनी का हम इंतजार कर रहे हैं, किसी खुमैनी ने आके इनकलाब लाना है, तो अगर उसकी नीयत सही है, मुझे नहीं पता खान साहब की नीयत के बारे में लोग कहते होंगे, लेकिन खाली नीयत होने से भी सब कुछ नहीं हो जाता। अगर कोई खुमैनी आना है तो उसका तरीकाकार मुल्क को दुरुस्त करने का यही होगा कि आपको साल 2 साल 6 साल 5 साल 10 साल आपको मुश्किल देखनी है, आपके ऊपर जो वो आपको वापस और अभी करने तो हैं। सर अभी तो सिर्फ 3 साल ही गुजरे थे कि ऑपोजिशन जमातों की जानिब से भी इतने रद्द-ए-अमल आए, अवाम की जानिब से भी। जी, गजल प्रॉब्लम एक आ रही है इस टाइम, अवाम का एतबार इस कदर उठ चुका है कि अवाम इंतजार करने के लिए तैयार नहीं है। हमने कर्ज उतारो, मुल्क सवारों के लिए बड़ा पैसा दिया, हमने शौकत खानम के लिए बड़ा पैसा दिया, हमने डैम बनाने के लिए बड़ा पैसा दिया, लेकिन हमारे साथ हर बार धोखा हुआ। हमने जलजलगान को बड़े पैसे दिए, लेकिन हमारे साथ हर बार धोखा हुआ। अब अवाम का एतबार उठ चुका है। मैं फिर वही कहूँ, अगर कोई खुमैनी आएगा, तरीका वारदात उसका यही होगा कि सबसे पहले अपने आप को तंग करो, मुश्किल करो, उसके आउटकम्स सामने आ जाएंगे। बट हम अपने आप को तंग करने के लिए, मुश्किल देखने के लिए तैयार हैं, अपने ऊपर जुल्म करने के लिए हम 2 टाइम की बजाय 1 टाइम की रोटी खाने के लिए तैयार हैं, हम चाय में 1 चम्मच की बजाय आधा चम्मच चीनी डालने के लिए तैयार है। लेकिन हमें इस चीज की क्या गारंटी है, हमें क्या श्योरिटी है कि आने वाला वक्त हमारा अच्छा है? हमें पता चले कि जब 10 साल इनके पूरे हो गए हैं और कोई दूसरी हुकूमत आके इनके कच्चे चट्टे खोलना शुरू करती है कि यहाँ भी मनी लॉन्ड्रिंग हुई लेकिन है। शाह साहब जब भी ने तो यहाँ पर बात की कि अभी उस 3 टाइम साल हो गए हमारे हैं, खान साहब ने देश कंटेनर पर कहा था कि मैं 90 दिन में पाकिस्तान में तब्दील लाऊंगा, मैं 90 दिन में इनकलाब लाऊंगा। वो 90 दिन तो क्या आप 3 सालों में वो डिलीवर ना कर सके? मैं आपको बताऊं, मैंने तो बात शुरू ही यहाँ से की थी कि हम जब कंटेनर के ऊपर थे तो हमें लगता था कि हम 90 दिन में भी कर लेंगे। 90 दिन बड़ा टाइम होता है। जब हम कंटेनर से उतर के सीट पर बैठे, फिर हमें पता चला नहीं मामला ऐसे नहीं, ऐसे यानी चलती जो हैं। वादे किए वो वहीं रह गए। एग्जैक्टली ये जो तब्दीली के तो नारे वो बात लगाए ही जाते क्या हैं ना, जो वफा हो सके। ये जो तब्दीली वाले लोग थे उनको इतनी शर्म नहीं आती, इतनी सोच नहीं आती कि नया शख्स आएगा, नया खून आएगा, नया ब्लड आएगा। वो भाई उनका एक्सपीरियंस ही नहीं है। एक बंदा उसको समझने में अरसा लगता है, इसमें उस वक्त ये चीज क्लियर थी तो उसको समझने मामला को उतना टाइम लग जाएगा। जो पुराने लोग होते हैं उनका प्रॉब्लम ये होता है, वो इतने ज्यादा हीरो होते हैं, इन चीजों को समझ चुके होते हैं कि उनके लिए करप्शन करना बड़ा आसान है। नया बंदा करप्शन तो नहीं करता, लेकिन वो जी हाँ, बिल्कुल इसी तरह है। और बिल्कुल शायद लाइन ड्रॉप हो गई है ड्रॉप हो आगा गई है। साहब की। तो अच्छा शराजी, नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और अपने नाज़रीन को बताते हैं कि वजारत ख़जाना का इलेक्शन कमीशन को फंड्स देने से इनकार, बल्दियाती इंतखाबात खटाई में पड़ने का खदशा। वजारत ख़जाना ने इलेक्शन कमीशन को बल्दियाती इंतखाबात के लिए दरकार फंड्स देने से इनकार कर दिया। शाह साहब ने हमें एक मतलब फिर ज्वाइन किया है। शाह साहब,
आपसे आखिरी सवाल ये करूंगा कि 90 दिन का टाइम दिया था, 3 साल में डिलीवर ना कर सके, आइंदा के इंतखाबात में खान साहब किस मुंह से अवाम में जाएंगे और किस मंशूर के तहत जो है वो आम से वोट लेंगे? सर हम बिल्कुल इसी मुंह के साथ जाएंगे, हम कोई तब्दीली नहीं आएंगे अपने मुंह के अंदर, हमारा बिल्कुल यही मुंह होगा और हम इस कदर ढीठ लोग हैं इंशाअल्लाह ताला कि हमें चोर 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 कहा जाए, हम फिर भी कहते नहीं नहीं हम तो आवाम के खादिम हैं। भाई खादिम है, खादिम होती है, हमारे लिए कोई मसला नहीं, मुंह हमारा वही रहेगा। मैं अपनी बात को पिछली बात के साथ कनेक्ट करते हुए आपकी बात का जवाब देना चाहूँ। यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि गजल ने जब इंट्रो दिया है तो उसके अंदर एक बात की है कि जी सरवर खान साहब ने जैली पायलट्स की वाली बात की, हमारी कितनी परवाज कितनी एंड सो कितना लॉस हुआ। हम लोग बेवकूफों और उल्लुओं का टोला है, ये हजूम है, ये कौम नहीं है। हमें इतना नहीं आइडिया उल्लुओं को कि अपनी इज्जत देखें। वैसे तो हम बात करते हैं कि हमने अपनी इज्जत बचाने के लिए ये बात करनी है, क्यों मैं झूठ बोलूंगा? ओ भाई झूठ हम सारा दिन 1001 झूठ बोलते हैं। जहां पर किसी का फायदा हो रहा है, किसी का पर्दा रखा जा रहा है, तो वहां पर हमें झूठ नहीं बोल सकते। प्रॉब्लम ये है कि जब पाकिस्तान में कोई शख्स किसी को मर्डर करता है तो वो दहशतगर्द होता है, इंटरनेशनल कंट्री कोई किसी को मर्डर करता है तो वो जहनी मरीज होता है। देखें ये अब हमारा प्रॉब्लम ये है कि अगर ऐसा सिलसिला था, मैं ये नहीं कहता उनको सपोर्ट करना चाहिए, हमें इनको परमिट करना चाहिए, हमें इनको सेकंड करना चाहिए, हमें इनको मजीद चांस देना चाहिए। आप ट्रायल करें ना यार, खुद करें। आप दुनिया को बताकर अपनी इज्जत क्यों उछालते हैं? आपकी परवाज़ें बंद हो गई हैं, आपका बिजनेस लॉस हो गया। तो इसी तरीके से ये जो 90 दिन की बात है, मैं इंतहाई अफसोस के साथ कि ये हमें उस टाइम भी आइडिया था, जो थोड़े से भी इंटेलेक्चुअल्स थे, इन चीजों को समझ रहे थे, वो इनकी बोंगियों इनकी बेवकूफियों के ऊपर हंसते थे। लेकिन कुछ यंगस्टर्स जिनको तब्दीली का बड़ा शौक था, अल्हम्दुलिल्लाह उनकी तब्दीली का शौक उतरा हुआ है। लेकिन ढिठाई इस कदर है कि अभी भी आप उनसे बात करके देखें, वो कहते हैं टाइम दो ना, हमें 50 साल का गन साफ करना है, मजीद टाइम दो। 90 दिन से 3 साल से 100 साल इनको और चाहिए, और उसके बाद कहेंगे सॉरी यार हम गलत थे, हमसे गलती होगी, हम सही डिसीजन नहीं ले सके। तो हमारे तो वो 100 साल गए फिर। शाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। और आखिर में यही कहूँगा कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। तो बस इसी के साथ आपको शुक्रिया अदा करेंगे। थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। अच्छा शराजी, इसी के साथ हम बात कर रहे थे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से, और वजारत ख़जाना ने फंड्स देने से भी इनकार कर दिया है। जो अब वजारत ना देने से इनकार करे, इस ज़मन में वजारत ख़जाना ने मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इलेक्शन कमीशन तकनीकी ज़मीनी ग्रांट के जरिए ज़ायद रकम की डिमांड करे। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने वक्त की कमी के बायस रकम फौरी तौर पर मांगी है, क्योंकि इस वक्त इलेक्शन कमीशन के पास सिर्फ 13 करोड़ रुपए की रकम मौजूद है। बिल्कुल गजल, और यहाँ पर सवालात ये भी जन्म ले रहे हैं कि अगर इलेक्शन कमीशन के पास पैसे है ही नहीं तो फिर बल्दियाती इंतखाबात की जरूरत क्यों पड़ी और किस लिए एकदम इनकी जरूरत पड़ी, और अगर रकम में जो है वो देरी हो जाएगी तो यकीनन बल्दियाती इंतखाबात भी जो है वो इल्तवा का शिकार हो सकते हैं। लेकिन अगर बल्दियाती इंतखाबात इल्तवा का शिकार होते हैं तो क्या जो हम देखते हैं कि यूनियन कौंसिल सतह पर जो मसाइल है, विलेज कौंसिल सतह पर जो मसाइल है, वो मसाइल कैसे हल होंगे? वो जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था उसकी खिलाफ वर्जी तो नहीं होगी? ये इंतहाई अहम सवालात है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन के पास अगर पैसे है ही नहीं, या अगर वजारत खजाना फंड देने से इनकारी है, तो फिर इंतखाबात कब्ल अज़ वक्त तो है वो जो है का इनकार नहीं हो सकता। वो इंतखाबात अगर लेट होते हैं तो उससे भी नुकसान का जो है वो सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी के साथ नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि सिंध हुकूमत को किसी फलाही इदारे की हवाले किया जाए। हलीम आदिल शेख, अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत को किसी फलाही इदारे के हवाले किया जाए। तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख ने मेयर और एम्बुलेंसेस खराब होने से बच्ची के इंतकाल पर इजहार अफसोस करते हुए कहा है कि एम्बुलेंसेस की खराबी का इल्म होने के बावजूद इसी एम्बुलेंस में इंतजामिया ने बच्ची को जना रेफर क्यों किया। उन्होंने कहा कि बच्ची की हलाकत का मुकदमा वजीर सेहत MS मेमन गोट अस्पताल पर दर्ज किया जाए। बिल्कुल गजल, महकमे सेहत ठेके पर गैर सरकारी तंजीमों के हवाले किया गया है। वजीर सेहत सिर्फ मराहत और करप्शन से लुत्फानंदोज होने के लिए मौजूद है। पोजीशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख ने कहा कि सिंध हुकूमत एक खानदानी माफिया के रहम करम पर मौजूद है। एम्बुलेंसेज मरीजों के बजाय वज़रा और अफसरान की खिदमत में मसरूफ है। और इंतहाई अहम पॉइंट उन्होंने रेस किए हैं कि अगर सिंध हुकूमत जो है वो डिलीवर नहीं कर सकती तो उनको भी जो है किसी फलाही जो तंजीम है उनके हवाले कर दिया जाए। क्योंकि ज़ाहिर तौर पर गजल अगर बात की जाए तो मलीर का ये वाक़या है जहाँ पर जो है लड़की बीमार थी और उनके लिए एम्बुलेंस नहीं था, और वो जानते हुए भी कि एम्बुलेंस
बिल्कुल, वो और जो है जानते मौत हुए के भी मुंह में चली गई। और ये इंतहाई अफसोसनाक खबर जो है ये वाकया है। और इस तरह के वाकयात हम देखते हैं कि सिंध में स्पेशली तौर पर रोज सामने आते हैं, जहाँ पर तरफार की अगर बात की जाए तो वहाँ पर ग़िज़ाई किल्लत है, जहाँ पर अगर सिंध के अंदरून हालात के बारे में बात की जाए तो वहाँ पर कुत्तों का बरमार है, लेकिन उसके बावजूद भी भुट्टू वहाँ पर जो है वो जिंदा है। जी हाँ, और इसी के साथ आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं कि शराजी मुझे क्यों निकाला, अभी तक नहीं निकाला आपको। मुझे क्यों निकाला के नाम से नया गाना बनाने जा रहा हूँ। इमरान इस्माइल, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने ऐलान कर दिया है कि मुझे क्यों निकाला के नाम से नया गाना बनाने जा रहा हूँ। बिल्कुल, गजल तफसीलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत की 3 साल कारकर्दगी पेश करने के हवाले से खुसूसी तकरीब के दौरान इमरान इस्माइल ने गुलकार शाहजमान के साथ अपना मकबूल गाना तब्दीली आई रे गाया। इस मौका पर उन्होंने कहा कि इस गाने को 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये एक सुपर हिट जो है वो गाना है। जी हाँ, उनका कहना था कि अब मैं शाहजमान के साथ मिलकर नए गाने पर काम कर रहा हूँ जिसका नाम है मुझे क्यों निकाला। मैं ये गाना नवाज शरीफ के नाम करूंगा। बिल्कुल जी, और मुझे क्यों निकाला जो जुमला है बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, हर जुबान ज़द-ए-आम ये जुमला था और इस जुमले ने जो है शोहरत की बुलंदियों को छू लिया था। और अब जब इमरान इस्माइल साहब गाना बनाएंगे तो ज़ाहिर तौर पर ये मशहूर होगा। लेकिन कल इमरान खान साहब ने अपनी तकरीर में ये भी कहा कि मुझे हैरानगी है कि गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल जो है वो गानों पर तवज्जो दे रहे हैं अपने काम पर। तो किसी ट्विटर सारे मिलेगा कि खान साहब बात ही है कि आप किससे ये बात कर रहे हैं। आपको कंटेनर्स पर खड़े होकर अपने तकारीर तो याद होंगे, आपको डी चौक के वो डांस पड़े तो याद होगी। जब आपने बुनियाद इस तरह रखी है तो फिर जाहिर तौर पर जो है वो और तब्दीली आई रे भी गाना भी तो इन्हीं की पार्टी के नाम था। और इसी के साथ जो है वो नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ते हैं और आपको बताएं कि अगर सऊदी अरब और चीन हमारी मदद ना करते तो काफ़ी मुश्किलात का सामना होता। इमरान खान ने कहा है कि अगर सऊदी अरब और चीन हमारी मदद ना करते तो काफ़ी मुश्किलात का सामना होता। तफसीलात के मुताबिक पीटीआई की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि जब हुकूमत में आए तो करंट अकाउंट का हिसारा 20 अरब का था। हमारे 3 साल बहुत मुश्किल गुजरे। मैं तो एक ही लीडर को मानता हूँ और वो है कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। बिल्कुल जी, और उन्होंने ये भी कहा कि खान साहब ने तकरीर में कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी पर्ची पकड़कर लीडर बन जाए। उरूज का रास्ता हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रास्ता है, ऊंच और नीच जिंदगी का हिस्सा है। जब वज़ीर आज़म बना तो कहा कि मुश्किल वक्त है लेकिन घबराना नहीं, और हम आज तक नहीं घबरा रहे खान साहब। आज तक हम आपके सहारे पर जी रहे हैं, आज तक हम कभी घबराए हुए नहीं। पेट्रोल की कीमत दे के, चीनी की कीमतों में जो है वो होश रबा इजाफा दे के गरीब आवाम का जीना जो है वो 2 बार हो गया। गरीब आवाम जो है वो 2 बार रोटी के तरस से, लेकिन अब भी हम नहीं घबरा रहे खान साहब। और खुदारा हमें अब तो कम से कम घबराने की इजाजत दे दे कि हम घबरा सके थोड़ा सा। जी हाँ बिल्कुल, और ये बहुत अच्छी बात है कि गरीब आदमी को और किसी चीज़ से गर्ज नहीं है, सिर्फ 2 वक्त की रोटी। और एटलीस्ट जो हमारी अशिया खुर्दोनोश है उनकी कीमतों में कमी की जाए ताकि जो गरीब तबका है वो इस चीज़ से मुस्तफीद हो सके। बिल्कुल गजल, और नेक्स्ट स्टोरी की जाने बढ़ेंगे। और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास भी सिंध से ही है, लेकिन मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि किसी भी जो है हमारे कुलीग हमारे साथ यहाँ पर होते हैं उनकी जानिब से भी प्रोग्राम को रौनक बख्शने के लिए सबसे पहले एक पैकेज शामिल करते हैं। जी हाँ, हम सबसे पहले एक पैकेज शामिल करते हैं और आपको बताएं कि हमारी दुनिया में बहुत से अजूबे देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मुतालिक जानकर हमारा दिल बहुत दुखी होता है। इसी तरह आज से 18 साल पहले लॉयस स्मिथ के घर में पैदा होने वाली शनती स्मिथ अपनी एक अलग पहचान रखती थी। जी, आज हम एक ऐसी लड़की की बात करते हैं जिसकी उम्र 18 साल है लेकिन वो 144 साल की लगती है। मजीद जानते हैं एजाजुल्लाह की इस पैकेज में। हमारे दुनिया में बहुत से अजूबे देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ चीज़ ऐसे होते हैं जिनके मुतालिक जानकर हमारा दिल बहुत दुखी होता है। एक ऐसी लड़की जो 18 साल की उम्र में 144 साल का जिस्म ले इस दुनिया से रुखसत हो गई। इसी तरह आज से 18 साल पहले लुइस स्मिथ की घर में पैदा होने वाली अशांति स्मिथ अपनी एक अलग पहचान रखती है। अशांति स्मिथ के पैदा होते ही डॉक्टरों ने इसके वालिदैन को आगाह कर दिया था कि आपके बच्चे एक जेनेटिक बीमारी बंजामन में मुब्तला है। इस बीमारी के असरात ये होते हैं कि बच्चा 1 साल जीता है तो इसका जिस्म 8 साल पुराना लगता है। यानी जब अशांति ने अपने पहले सालगिरह मनाई थी तो इसका जिस्म 8 साल के बच्चे जितना था। इसी लिहाज से जब अशांति 18 साल की हुई तो इनके जिस्मानी अज़ा 144 साल की बूढ़ी औरत जैसे हो चुके थे। अशांति
कि माँ का कहना था कि इस बीमारी ने सिर्फ जिस्म पर असर किया था, दिमागी लिहाज से वह बिल्कुल ठीक थी। वह अपनी ज़िंदगी की तमाम लम्हातों को बहुत जोश से एंजॉय करते थे। वह एक नॉर्मल बच्ची की तरह खेलती भी थी और अपनी जज्बात को भी जाहिर करते थे। अशांति ने अपने 18वीं सालगिरह पर एक तकरीब मुनक्किद की और अपनी माँ के साथ बाहर डिनर करने के लिए भी गई थी। अशांति के माँ का कहना था कि अशांति जोड़ों के दर्द में मुब्तला हो गई थी। इसकी हड्डी ऐसी हो चुकी थी जैसी एक बहुत उम्र रसीदा खातून की हड्डियाँ होती हैं। अशांति दिल के मरज़ में मुब्तला हो चुके थे। इसी मरज़ के बायस इसकी मौत वाक़ हुई थी। अपने 17वें सालगिरह के चंद दिनों बाद वह एक पार्क में थी और इसने KFC खाना खाया था, लेकिन अचानक ही इसकी तबीयत बहुत नासाज हो गई। वह अपनी दोस्ती के हमरा थी और उसने फ़ौरन इसे कहा कि मुझे मेरी माँ के पास ले चलो। इसके बाद 19 जुलाई को अशांति की अपनी ज़िंदगी की आखिरी अल्फाज अदा की और अपनी माँ का हाथ थामे इसने कहा कि माँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और अब मुझे जाने दो। ये अभी कहना ही था कि अशांति ने अपनी आखिरी सांसें ली और इस जहानी पानी से रुखसत हो गई। जिस तरह अशांति की ज़िंदगी और दूसरों से मुख्तलिफ थी, इसी तरह इसके घर वालों ने इसकी मौत को भी एक अलग अंदाज के साथ एंजॉय किया। अशांति की ख्वाहिश थी कि इसके मरने पर एक शानदार तकरीब मुनक्किद किया जाए और आसमान में गुब्बारे छोड़ा जाए। तकरीब पर 300 लालटेनें जलाई गई और आतिशबाजी की गई। जी, जास का ये बहुत बेहतरीन पैकेज था। और कुछ लोग ऐसे होते भी हैं कि जो अगर उनकी जिस्म की बात की जाए, उनकी जो बॉडी शेप है वो तो मतलब किसी ख़ास अहमियत का हामिल होता है और वो दुनिया में कुछ अजीब या कुछ अजीब व गरीब जो है वो कर लेते हैं। तो इस तरह के लोगों को जो है हमें याद रखना चाहिए। और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पैकेज था इजाज़ का। जो और शराजी स्टार्ट में जब मैं सुन रही थी तो पैकेज में मुझे सुनते हुए बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था, और जब मैंने एंड में सुना कि जब वो फोत हो गई, इंतकाल कर गई, तो इतनी शानदार से मतलब उसकी फोतगी को भी जो है उसकी ख्वाहिश थी कि जब मैं फोत हो जाऊं तो जो है गुब्बारों को आसमानों पर छोड़ा जाए। और बिल्कुल, और उसकी जो मौत वाक़या हुई तो उसके बाद भी जो है बेहतरीन तकरीब का इनेकाद किया गया, गुब्बारे भी आसमान में छोड़े। असल हर कोई जो है ना, हर इंसान की कोई ना कोई ख्वाहिश होती है कि वो जब इस दुनिया से रुखसत हो जाए तो उसके लिए जो है किसी मतलब कोई वसीयत वो करता है। तो आपके ज़हन में कोई इस तरह वसीयत है कि आप मर जाए उसके बाद आप? नहीं, अल्लाह ताला मुझे लंबी जिंदगी दे। मरना तो है ना, कुल नफ्सुन ज़ायक़तुल मौत। आपकी जितनी भी लंबी जिंदगी होगी, मरना तो आपने है। तो चलो मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे बताइए, जब आपकी क्या ख्वाहिश होगी आखिरी? देखिए, आपने जो है तीरों का रुख मेरी तरफ मोड़ दिया। तो मैं बता दूं कि मेरी सबसे जो ख्वाहिश है मरने के बाद वो ये है कि मेरी लाश को जो है वो सब्ज़ लाली परचम के साथ दफना दिया जाए, क्योंकि इस वतन से, एक मिट्टी से हमें बहुत मोहब्बत है और आज हम जो कुछ भी है इस वतन की वजह से है। तो अब आप बता दें। जी हाँ, बस मेरी भी ख्वाहिश इसी तरह की है। और व्हाट अ कोइंसिडेंस। इसी के साथ अपनी नेक्स्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि हुकूमत सिंध ने असातिज़ा की भर्तियों के लिए टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया है। हुकूमत सिंध ने असातिज़ा की भर्तियों के लिए टेस्ट की तारीख का ऐलान कर दिया और असातिज़ा की भर्तियों के लिए टेस्ट 13 सितंबर से 26 सितंबर तक के दरमियानी अरसे में लिए जाएंगे। बिल्कुल, इस संबंध में हुकूमत सिंध की जानिब से बताया गया है कि IPS सखर GST असातिज़ा के लिए उम्मीदवारान के टेस्ट 19 सितंबर को लेगा, जबकि PhD असातिज़ा के उम्मीदवारान के टेस्ट 19 सितंबर से 26 सितंबर तक के दरमियानी अरसे में लिए जाएंगे। ज़राए के मुताबिक असातिज़ा की भर्तियों के लिए तकरीबन 4 लाख उम्मीदवारान टेस्ट देंगे। असातिज़ा के लिए उम्मीदवारान से टेस्ट कोरोना SOPs के तहत लिए जाएंगे और ये एक बहुत अच्छा इकदाम है उन लोगों के लिए कि जिनके पास डिग्रियां है और वो बेरोजगार है। तो उनके लिए ये इंतहाई अहम खबर है कि अब हुकूमत सिंध ने जो है बाकायदा तौर पर नोटिफिकेशन जारी किया है और टेस्ट का ऐलान जो है वो किया है सिंध हुकूमत की जानिब से। और सक्कर और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर टेस्ट लिए जाएंगे 19 सितंबर से। और जो लोग डिग्रियां रखने के बावजूद भी उनके पास रोजगार नहीं है तो वो इस मौके से ज़रूर फ़ायदा उठा सकते हैं। जी हाँ, इसके साथ साथ नून लीग की दोबारा बात करते हैं और आपको बताएं, नून लीग में इस्तीफों की लाइन लग गई।
एक के बाद एक 9 इस्तीफे। पाकिस्तान मुस्लिम नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी और साबिक वफाकी वजीर हसाना मिफ्ता इस्माइल पार्टी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जिसके बाद इस्तीफों की लाइन लग गई है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मिफ्ता इस्माइल से इजहारी रिश्ते के लिए नून लीग के 9 जो है मुस्ताफी हो गए। 4 इस्तीफे आने के बाद जो है अब तक मुस्ताफी होने वालों की तादाद 9 हो गई है। मिफ्ता इस्माइल से इजहारी रिश्ते के लिए वाइस चेयरमैन अब्दुल लतीफ नियाजी ओहदे से मुस्ताफी हो गए। जनरल सेक्रेटरी जिला गरबी सरदार मोहम्मद नसीर ने भी इस्तीफा दे दिया। सदर डिस्ट्रिक्ट किमियाड़ी जहर जहांगीर मुस्ताफ़ी हो गए, जबकि एडिशनल सेक्रेटरी किमाड़ी राजा इमरान भी मुस्ताफ़ी हो गए। इससे कबल नून लीग के 5 रहनुमा मुस्ताफ़ी हो चुके थे। वाज़ेह रहे कि मिफ्ता इस्माइल जो कि मुस्लिम लीग नून और नून सिंध के जनरल सेक्रेटरी हैं, पार्टी की आदत से नाराज़ होकर खुद पार्टी ओहदे से इस्तीफा दे दिया। बिल्कुल जी, उस ज़ाहिर सवाल से बताया है कि मिफ्ता इस्माइल ने कारसाज हाउस में हंगामा रही के खिलाफ एक्शन ना लेने और कोई कार्रवाई ना करने पर जो है पार्टी ओहदा छोड़ा। अल्लाह की आदत को अपना इस्तीफा भिजवाकर मिफ्ता इस्माइल ने पैगाम दिया कि बदमाश टोले के होते हुए कराची में काम करना बहुत मुश्किल है। गजल यहाँ पर बात ये भी काबिल गौर है कि हर पार्टी में या हर जो इदारा होता है वहाँ पर कोई ना कोई ग्रुप जो है वो जरूर होता है जो कि किसी खास बंदे के लिए काम कर रहे होते हैं। और पता नहीं नून लीग में क्या हो रहा है कि इस्तीफों पे इस्तीफे दिए जा रहे हैं। अभी 9 इस्तीफे दे चुके हैं और वही जैसे हम पढ़ रहे थे कि इस्तीफों की लाइन लग गई है। बिल्कुल नून, जिस तरह हमने पहले भी इस पर बात की थी कि नून लीग भी जो है अब 2 दलों में तकसीम हो गई है। नून और शीन लीग यानी शहबाज शरीफ का जो ग्रुप है वो अलग है और मरीम नवाज का ग्रुप अलग है। लेकिन मैं बात कर रहा था गजल, आपने मुझे दरमियान में ठोक दिया और बात में ही कर रहा था कि हर इदारे में जो है ग्रुप बंदी जरूर होती है। जिस तरह मिफ्ता इस्माइल का इस्तीफा जब आया तो उसके बाद 9 इस्तीफे मजीद आ गए। तो इसका मतलब ये कि लोग अपनी पार्टी के साथ मुखलिस नहीं है, पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे बल्कि ये काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ किसी खास बंदे के लिए और वो बंदा था मिफ्ता इस्माइल। जी हाँ, और इसी के साथ जो है अपने नेक्स्ट पैकेज की जानिब बढ़ते हैं। हम अक्सर ग्लोबल वार्मिंग के असरात के बारे में सुनते हैं, उन्हीं असरात की एक झलक ग्रीनलैंड में देखी गई। कुछ दिन पहले मौसमियाती तब्दीली के बायस ग्रीनलैंड में पहली मरतबा बारिश हुई है। ये एक ऐसा मुकाम है जहां आज तक बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई थी। वहां आसमान से पानी बरसने पर साइंसदान हैरान और परेशान हो गए। मजीद जानते हैं नुमान आलम की इस रिपोर्ट में। बिल्कुल, जंगलों को काट कर कैसा अज़ब हमने किया, शहर जैसा एक आदमखोर हमने पैदा कर लिया। हम में से अक्सर लोगों ने क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग के बारे में सुना होगा, पर यह भी एक हकीकत है कि हमने कभी इस इशू को इतना सीरियस नहीं लिया। मगर कुछ दिन कबल ऐसा ही एक वाक़या ग्रीनलैंड के मुकाम माउंट गंजोरन पर पहली बार बारिश रिकॉर्ड की गई। जी हाँ, ज़मीन के एक ऐसे मुकाम जहाँ नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के मुताबिक आज तक यानी 1950 से लेकर जब से ये रिकॉर्ड मुरतब किया जा रहा है बारिश रिकॉर्ड नहीं हुई थी। वहाँ आसमान से पानी बरसने पर साइंसदान हैरान व परेशान। ग्रीनलैंड की सतह समंदर से 2 मील दूर चोटी पर मौजूद वसी व अरीस पट्टी पर बारिश को पहली बार रिकॉर्ड किया गया। माहिरीन इसे मौसमियाती तब्दीलियों का नतीजा करार दे रहे हैं। इस 3216 मीटर बुलंद चोटी पर अमूमन दर्जा हरारत नुक्ता अंजुमत से नीचे होता है, मगर हाल में वहाँ गर्म हवाओं के नतीजे में शदीद बारिशें हुई जिससे 7 अरब टन पानी पट्टी पर बरस गया। ख्याल रहे कि ये बारिशें उस वक्त हुई जब ग्रीनलैंड में 3 दिन दर्जा हरारत औसत 18 सेंटीग्रेड से ज़्यादा रहा। इसके नतीजे में ग्रीनलैंड के बेशतर इलाकों में बर्फ पिघलते हुए देखा गया। कोलोराडो यूनिवर्सिटी के नेशनल स्नो एंड आइस डेटा सेंटर के साइंसदान टेड एक्जिम्बोस ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि जो कुछ हो रहा है उसकी कोई नज़ीर नहीं मिलती और अगर इसी तरह जारी रहा तो आर्कटिक ओशियानोस में बर्फ पिघल जाएगा जिससे समुद्र की सतह में इजाफा हो जाएगा।
बिल्कुल गज़ल, ग्लोबल वार्मिंग जी के हाँ। हवाले से इस पे जो बात की गई, ग्लोबल वार्मिंग जो है वो हम जब डिफॉरेस्टेशन करते हैं, हम जब जी हाँ। जंगलात काटते हैं, हम जब गंदगी फैलाते हैं इस प्लेनेट पर, तो इसमें जो है ग्लोबल वार्मिंग में इजाफा होता है। और इसी से बचने के लिए हमें चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाएं। और इस जी हवाले हाँ। से बात की गई, वो इलाका है जहाँ पर जो है कभी बारिश नहीं हुई थी, नहीं वहाँ हुई पर थी भी अब और यहाँ बारिश के हो रही है। साइंसदान भी परेशान हो गए कि कभी बारिश नहीं हुई और आज कैसा हो गया। हाँ, और बिलाल भुट्टो का फार्मूला भी है ना कि जब ज़्यादा बारिश बिल्कुल। बताए आप जब ज्यादा बारिश आता है तो ज्यादा पानी आता है ना, तो इस तरह कोई उसका जो जी है हाँ। एक फार्मूला था और जो बहुत ही मशहूर हुआ था, तो वो भी यहाँ पर जो है हमने उसका मंजर भी देखा। बिल्कुल। और इसी के साथ अपनी नेक्स्ट और लास्ट स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं और आपको बताएं कि पीडीएम को कराची में जलसे की इजाज़त मिल गई है। पीडीएम को कराची में जलसे की इजाज़त मिल गई। तफसीलात के मुताबिक अपोजिशन जमातों की इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट को कराची में पावर शो के लिए इजाज़त मिल गई है। बिल्कुल जी, और इस ज़माने में नेशनल टीवी चैनल ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि सिंध हुकूमत ने जलसे की इजाज़त दे दी। डीसी शरफी कराची ने जलसे का इजाज़त जो है वो जारी कर दिया गया है। और याद रहे कि पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का जलसा 29 अगस्त को मज़ार कायद से मुतसिल बाग जना में होगा, जिसमें मरीम नवाज शरीक नहीं होंगी, जबकि उनकी जगह शहबाज शरीफ जो है वो शरीक होंगे, शिरकत करेंगे। और ये पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का बहुत अरसे बाद एक बहुत बड़ा पावर शो होगा, और जिसमें जो है हुकूमत के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया जाएगा। हाँ। और इस हवाले से जो तजज़ियाकार है वो ये कहते हैं कि अब तक पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट का सबसे कामयाब जो पावर शो है वो होगा। और इसमें जो है चूंकि ज़ाहिर तौर पर कल हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत ने अपनी 30 साल कारकर्दगी के हवाले से बताया, तो इस जलसे में इस कारकर्दगी के ऊपर भी बातचीत होगी। और कल भी हमने देखा कि अपोजिशन रहनुमाओं ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर जो है खूब तनकीद के खूब तीर बरसाए, और इस जलसे में भी जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी आड़े हाथों लिया जाएगा। अपोजिशन जमातों ने नहीं बल्कि अवाम की जानिब से भी यही मौका पाया गया कि जो है हमारी जो अशिया खुर्दोनोश की कीमतें हैं, गरीब आदमी की कमर तोड़ दी गई है। एटलीस्ट उन चीज़ों में भी जो है वो कमी कर देनी चाहिए जो इंसान की बेसिक नीड्स हैं, जो बेसिक चीज़ें हैं। बिल्कुल गज़ल, और इसी के साथ हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो अपने अख्ताम को पहुंचा। जी हाँ, और मुझे और शराज अहमद शराजी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।